एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने अशोक के बारे में पढ़ा था। तो अशोक जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है और उसी में आज हम देखेंगे अशोक के अभिलेख, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक पहला ऐसा शासक था, यानी कि भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। यानी कि अशोक से पहले जितने भी राजा थे उन्होंने ये अभिलेखों क्या मतलब कभी भी यूज नहीं किया, और अभिलेख मतलब अशोक ही ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस या दाइबाहु से मिली। अगर आपसे पूछा जाए कि इराक मतलब अशोक को ये अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो वो डेरियस या दाइबाहु से मिली। और ये कहाँ के थे? तो ये इराक के राजा थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी। कहने का मतलब है कि उस समय जो भाषा थी जिसमें लोग बातचीत करते थे, उस समय की भाषा प्रकृति थी। जैसे आज हम लोग ज़्यादातर खड़ी हिंदी का प्रयोग करते हैं, तो उस समय प्रकृति भाषा का यूज होता था। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं, जिनमें है पहला ब्राह्मी, जो कि भारत से मिला है। यानी कि जो लिपि है वो ब्राह्मी है और उसकी जो भाषा है वो प्रकृति थी। तो जो भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं वो सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उसके अलावा खरोष्टी, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से मिले हैं। यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख मिले हैं उन सब की लिपि खरोष्टी थी। और आर्माइड और ग्रीक लिपि ये दोनों अफगानिस्तान और यूनान से मिले हैं। देखिए, अगर आप किसी को अपनी बात बताना चाहते हैं, उनको अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी भाषा। आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को वो बातें समझ में आए। मान लीजिए अशोक अभी ब्राह्मी लिपि में ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाके अपनी बातें कहते, तो वहाँ के लोगों को समझ में थोड़ी ना आती। इसीलिए जहाँ पे उन्होंने अपने संदेश भिजवाए उस स्थान पे जो भाषा बोली जाती थी उसी के हिसाब से अशोक ने अपना जो अभिलेख था वो लिखवाया। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि प्रचलित थी, तो वहाँ पे जो उन्होंने अपने संदेश भेजे वो खरोष्टी लिपि में भेजे। और जो आर्माइक और ग्रीक लिपि थी ये अफगानिस्तान और यूनान में प्रसिद्ध थी और प्रचलन में थी, तो वहाँ पे उनके जो अभिलेख थे वो आर्माइक और ग्रीक लिपि में थे। उसके बाद है अशोक के अभिलेखों को 3 भाग में बांटा जाता है, जिसमें पहला है स्तंभ लेख, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है गुफा लेख या गुहा लेख। देखिए, स्तंभ लेख कैसे होता है कि मतलब स्तंभ माने एक तरह का होता है खंभा, पिलर। यानी कि पिलर में भी जो भी संदेश लिखवाए गए होते हैं उनको स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पे वो अपना बात लिखते हैं, तो उसको शिलालेख बोलते हैं। और गुफा लेख या गुहा लेख, देखिए पहले के टाइम में गुफा ही ज्यादातर लोगों के पास होती थी। मतलब जो लोग घर में रहते थे ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग गुफा में भी रहते थे। तो वहाँ की गुफाओं को तोड़कर, मतलब गुफाओं को नहीं तोड़ा जाता, मतलब उनके पत्थरों पे लिखा जाता था खोद खोद के, खुदाई करके, तो उसे गुफा लेख कहते हैं। यानी कि जो अभिलेख गुफा में लिखे गए थे वो गुफा लेख कहलाए। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पात्रेटी पैंथेलर ने की। इसको याद रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपसे कभी पूछ लिया गया कि अशोक के जो शिलालेख थी उनकी खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1750 में, और किसने की, तो पात्रेटी पैंथेलर ने की। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में प्राप्त हुई। देखिए, 1750 में भले ही अशोक के अभिलेख खोदे गए थे या खोज हुई थी उनकी, लेकिन अब लोगों को समझ में थोड़ा ही ना आएगा, क्योंकि उस समय की भाषा प्रकृति थी। आज के टाइम में इंग्लिश प्रचलन में हो गई है, उसके अलावा हम लोग तो खड़ी हिंदी का उपयोग ही करते हैं, तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें प्रकृति भाषा का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। इसीलिए खोज के काफ़ी टाइम बाद ही वो पढ़ा गया। जो जेम्स प्रिंसेप जी थे इन्होंने ही 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। और मान लीजिए एक बार आप भूल भी गए पात्रेदी पैंथेलर को, लेकिन जेम्स प्रिंसेप को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई, तो वो है जेम्स प्रिंसेप।
उसके बाद अगला पॉइंट है, अशोक के अधिकतर अभिलेखों में उनका नाम देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का प्रिय लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यादातर अभिलेख, कुछ नहीं, ज्यादातर अभिलेख में अशोक के क्या नाम है, तो ज्यादातर अभिलेख में अशोक के नाम देवनाम प्रियदर्शी है। और देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है देवताओं को प्रिय। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगोलान अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि ज्यादातर अभिलेखों में अशोक के नाम मतलब देवनाम प्रियदर्शी मिले हैं, और लेकिन ये जो 4 अभिलेख हैं जो कि मध्य प्रदेश का गुर्जरा और कर्नाटक के मास्की, नेदर और उदगोलान है, उसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। इसको याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि अशोक के किन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक लिखा गया, तो वो है गुर्जरा, मास्की, नेदार और उदगोलान। यहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही मिला है। उसके बाद है भब्रू अभिलेख, जो कि हमारे राजस्थान से मिला हुआ है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ की चर्चा है। इसके अलावा त्रिपिटक में भी भब्रू अभिलेख की चर्चा है। देखिए, अशोक ने कहीं भी पूरी तरीके से अपना परिचय नहीं दिया कि मैं मगध सम्राट अशोक, उन्होंने कहीं भी ऐसा परिचय नहीं दिया है। ज्यादातर अभिलेखों में उन्होंने लिख दिया देवनाम प्रियदर्शी। इन 4 अभिलेखों में उन्होंने अपना नाम अशोक रख दिया। उसके बाद केवल एक ही अभिलेख ऐसा है जहाँ पे उन्होंने खुद को मगध का सम्राट बताया। ये भी नहीं बताया कि मैं अशोक हूँ, सिर्फ इतना ही लिखवाया कि मैं मगध का सम्राट। अब यार, मगध में तो बहुत सारे सम्राट है ना, तो इन सब चीजों में बहुत सारे गड़बड़ी होने लगी कि ये पता नहीं कौन है देवनाम प्रियदर्शी, या फिर मगध में तो बहुत सारे सम्राट है, पता नहीं कौन कौन से है। तो फिर बाद में पता लगाया गया कि मतलब बहुत सारी खोज हुई, उसके बाद पता चला कि ये सारे नाम मगध के सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक के ही है। तो इन सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये भब्रू अभिलेख एक अकेला अभिलेख है जिसमें खुद को उन्होंने मगध का सम्राट बताया, तो ये भी बहुत ही जरूरी है। उसके अलावा ये 4 गुर्जरा, मास्की, नेदर और उदगोलान, ये 4 भी जरूरी हैं क्योंकि इसमें अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इनको याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं अशोक के अभिलेख। देखिए, अशोक के 2 तरीके के शिलालेख हैं, जिनमें कुछ लघु शिलालेख है यानी कि जो छोटे पत्थरों में है और थोड़ी कम बातें लिखी गई है, और दूसरा है दीर्घ या वृहद शिलालेख, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है और बहुत सारा कुछ लिखा गया है। तो आज हम देखेंगे अशोक के लघु शिलालेख। देखिए, अशोक के जो लघु शिलालेख है उनकी संख्या 7 है। सबसे पहला है रूमनदेही अभिलेख। यह अभिलेख नेपाल के लुम्बिनी ग्राम से मिला है। इसमें अशोक के लुम्बिनी ग्राम के सभी करों को माफ करने की बात कही गई है। देखिए, जो लुम्बिनी है, आप लोगों को याद होगा अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है, और अगर मान लीजिए बौद्ध धर्म के बारे में आपको कुछ नहीं पता या फिर थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो आप बौद्ध धर्म हमारे वीडियो की हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो जो लुम्बिनी था, वहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसीलिए अशोक ने वहाँ के लोगों का कर माफ कर दिया था। और उसके बाद है प्रयाग स्तंभ। दूसरा वाला है प्रयाग स्तंभ। यह कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। अशोक की प्रिय पत्नी कारुवाकी द्वारा किए गए धार्मिक कार्य एवं दान की चर्चा है इस अभिलेख में। देखिए, ये जो प्रयागराज स्तंभ अभिलेख है, मतलब माफ कीजिएगा, प्रयागराज स्तंभ लेख जो है, इसको अशोक की पत्नी कारुवाकी के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, धार्मिक कार्य किए गए, इसमें उसकी चर्चा की गई है। और इस अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। पहले यह कौशाम्बी में था। ये जो प्रयागराज स्तंभ लेख है, इसको आप कौशाम्बी अभिलेख भी बोल सकते हैं। ये पहले कौशाम्बी में था, उसके बाद अकबर ने इसे इलाहाबाद में ले आके रख दिया। देखिए,
इसमें अशोक की जो पत्नी कारुवाकी थी उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा है। इसीलिए जो कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख है इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। और इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत ही जरूरी है कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्रयागराज स्तंभ लेख या फिर कौशाम्बी अभिलेख। अगर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन मिलता है तो वही सही होगा, क्योंकि कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहते हैं। उसके बाद तीसरा है टोपरा स्तंभ लेख। यह अभिलेख पहले टोपरा यानी कि हरियाणा में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ले आया। यानी कि जो अशोक का ये टोपरा अभिलेख था ये पहले टोपरा में था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली ले आए। उसके बाद है मेरठ अभिलेख। यह पहले मेरठ में था और फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आए। यानी कि इन दोनों अभिलेखों को, चाहे टोपरा स्तंभ लेख हो या मेरठ अभिलेख, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक अपने अपने स्थान से उठा के सीधे सीधे दिल्ली में ले आके रख दिए। उसके बाद 3 है रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़। ये तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में ही हैं और यही सही है। इसके पहले देखिए कहीं अकबर कहीं और लेके चले गए और कहीं फिरोज शाह तुगलक, तो उन तीनों को याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बाकी ये जो तीनों हैं यानी कि रामपुरवा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों बिहार के चंपारण में ही हैं। और जो ये लौरिया नंदनगढ़ है इसको याद रखिएगा, इसमें मोर का चित्र बना मिला हुआ है। तो आई होप कि आपको ये अभिलेख यानी लघु शिलालेख सातों समझ में आ गए हुए। इनमें जरूरी यही है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है और उसके अलावा किस राजा ने उसको अपने स्थान से हटा के कहीं और रख दिया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए कि मेरठ वाले जो अभिलेख था उसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आए। इसको याद रखिएगा कि कौन से अभिलेख को कौन ले गया या दूसरी जगह स्थापित किया। और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सरेकुना अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कांधार से मिला है जो ग्रीक तथा आरमाइक लिपि में है। यह द्विभाषी अभिलेख है। यानी कि अगर अभिलेख से क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख था जो द्विभाषी था। द्विभाषी का अर्थ यानी 2 भाषाओं में लिखा गया था। यानी अभिलेख एक ही है, मतलब पत्थर एक ही है लेकिन उस पर 2 भाषाओं में लिखा गया, यानी द्विभाषी अभिलेख है वो है सरेकुना अभिलेख। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सरेकुना अभिलेख है वो द्विभाषी अभिलेख है और वो ग्रीक एवं आरमाइक भाषा में लिखा गया है। तो आई होप कि आपको ये अशोक के लघु शिलालेख के बारे में समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दीर्घ शिलालेख के। तो उसके पहले आप लोग ये जो छोटे छोटे शिलालेख हैं इनको याद कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।